हेलो, वेलकम टू रेंगिस्तान यूनिट 5। इसका टॉपिक 4 एंड दिस विल बी द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट। इसके बाद हम यूनिट 6 शुरू करेंगे और उसके बाद जाकर के फिर एमसीक्यू प्रैक्टिस हम यूनिट 5 और यूनिट 6 के सभी टॉपिक्स की एक साथ हम करेंगे। ठीक है, चलो। इससे पहले आपको पता है हमने एग्रीकल्चर से एसोसिएटेड बहुत सारी चीज़ों को हमने समझा। खेती में, एग्रीकल्चर में जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनसे किसानों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इन दोनों के द्वारा किसानों के लिए कुछ स्कीम्स चलाई जाती हैं जिनसे उनको कुछ राहत मिलती है। ठीक है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि लगभग 50% जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर या फिर एग्रीकल्चर के जो अलाइड सेक्टर्स होते हैं उनमें कहीं ना कहीं वो जुड़ी होती है। हम एक तरह से कह सकते हैं कि भारत में हर दूसरा घर खेती से जुड़ा हुआ है। लेकिन इसकी आयरनी ये है, इसकी विडंबना ये है कि किसान आज के समय सबसे ज़्यादा तकलीफ झेलता है। कभी तो वो सूखे का शिकार हो जाता है, कभी बारिश ज़्यादा हो जाती है जिससे बाढ़ आ जाती है, तो कभी बाज़ार में गिरते हुए जो दाम है वो मतलब उसको अपने प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो भी उसको नहीं पता कि ये इससे मेरी लागत निकलते बाज़ार में इसको सेल करने के बाद इससे मेरी पूरी लागत निकल भी आएगी या फिर नहीं। और कभी कर्जे का उस पर बोझ होता है। इसीलिए सरकारों ने पिछले 20 सालों में दर्जनों ऐसी योजनाएं चलाई हैं, स्कीम्स चलाई हैं, ऐसे मॉडल्स तैयार किए हैं जिससे कहीं ना कहीं किसानों की जो स्थिति है, जो नाजुक स्थिति है किसानों की, उसको कहीं ना कहीं थोड़ी सी राहत मिली है। तो हम आज इन्हीं स्कीम्स को समझेंगे, इन्हीं मॉडल्स को समझेंगे। और जो याद रखना मैं आपको बताऊँ, ऐसी कम से कम 150 ऐसी योजनाएँ हैं। ठीक है, सारी की सारी हम योजनाएं नहीं पढ़ेंगे, इसके लिए तो किताबें बहुत होती हैं। मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जो योजनाएं हैं जो लगातार किसी न किसी पेपर में पूछी जाती हैं पहले तो वो कराऊंगा। उसके बाद मध्य प्रदेश, क्योंकि एमपी का ये एग्ज़ाम है, एमपी पीएससी से एग्ज़ाम को कंडक्ट करेगी, तो एमपी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं, योजनाएं हैं, उनको बताऊंगा। और उसके बाद हर स्टेट की टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कीम्स जो होंगी उनकी मैं आपको लिस्ट बना के बाद में दे दूंगा, जिनको आपको जब टाइम मिले तब आप उनको पढ़ लेना। ठीक है, इसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है मेरे भाई, चलो तो शुरू करते हैं इसके बाद। तो देखो जो प्रमुख जितनी भी योजनाएं हैं, तो याद रखना मेरे भाई, योजनाओं का मतलब ये नहीं है कि सीधा सीधा किसानों को जाके पैसा बांट दो। याद रखना ये योजनाएं हैं, इनके 4 बड़े एम होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उद्देश्य होते हैं। पहला होता है सिक्योरिटी देना, किसानों को एक सिक्योरिटी देना। सिक्योरिटी किस चीज़ की? उनको इनकम की चीज़ की सिक्योरिटी देना। सेकंड होती है उनको संसाधन यानी कि रिसोर्सेज इस्तेमाल कर पाएँ या रिसोर्सेज इकट्ठा कर पाएँ। ठीक है, इनोवेशन आए और उनके लिए लाइवलीहुड की अपॉर्चुनिटीज़ यानी आजीविका के अवसर पैदा हों। ये 4 इसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। यहाँ किताबी भाषा में लिखा है, मैंने आपको बेसिक बता दिया। आपसे कोई पूछे कि यहाँ जो स्कीम, तो स्कीम्स के 4 ऑब्जेक्टिव्स याद रखना। पहला है सिक्योरिटी। ठीक है, सेकंड ऑब्जेक्टिव इसका हो जाएगा रिसोर्सेज को इकट्ठा कर पाए वो। ठीक है, इसके अलावा एक होता है जिसको हम बोलते हैं इनोवेशन। पुरानी सब चीज़ें न करते रहें, नई नई चीज़ें जो अवसर जो भी आते हैं। इसके बाद जो लाइवलीहुड है उसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ पैदा करना। ठीक है, ये 4 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ठीक है, चलो तो अब इन्हीं सबको हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। मैं आपको सबसे पहले सेंट्रल जो यहाँ लिखा हुआ है ऊपर, प्रमुख केंद्रीय योजनाएं सेंट्रल के द्वारा चलाई गई स्कीम्स बताऊंगा जो सबसे वन ऑफ द बेस्ट होंगी और सबसे इंपॉर्टेंट होंगी आपके लिए। तो सबसे पहला है हमारा पीएम किसान, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। सबसे पहले आपसे पूछेगा इसको कब शुरू किया गया, आप झट से बता दें कि सर 2019 में इसको शुरू किया गया है। आपसे पहले सवाल देखिए, यहाँ जो लिखी हुई हैं वो चीज़ें सारी की सारी मैं आपको लाइन टू लाइन नहीं बताऊँगा, ये मेरा तरीका कभी नहीं रहा है पढ़ाने का। मैं हमेशा आपको अलग चीज़ें बताता हूँ, ये चीज़ें तो आप कभी भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, और आजकल मार्केट में यही चल रहा है, सीधा पीपीटी है, बस उसके नीचे लाइन्स खींचते जाओ। बच्चों को लगता है पता नहीं क्या ही गजब कर दिया, क्या ही गजब ढा दिया इन्होंने तो सर ने। चलो ठीक है, सबसे पहले आपसे पूछेगा वाई, क्या ज़रूरत है मेरे भाई इसकी। तो आपको ये एग्ज़ाम में शायद आपसे ना पूछे, लेकिन आपको पता होना चाहिए। किसान की मेरे भाई सबसे बड़ी समस्या होती है लिक्विडिटी क्राइसिस। आप बोलेंगे सर ये क्या होता है? लिक्विडिटी क्राइसिस का मतलब उनके पास सबसे पहले पैसे की कमी। पैसा नहीं होगा तो उसके लिए वो ना तो वो जुताई कर पाएंगे और ना ही वो बुवाई कर पाएंगे, यानी कि सोइंग जिसको हम कहते हैं बुवाई को, वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और ना ही एक अच्छा जो बीज होता है, सीड होता है, वो भी नहीं ला पाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या ज़रूरत होती है? तो किसान के लिए सबसे पहले हम कम से कम उसको इतना पैसा दे पाएँ जिससे वो अपनी सारी की सारी चीज़ें, जो रिसोर्सेज, सारी की सारी जो चीज़ें स्टार्टिंग में बुवाई की, वो ला पाए। ठीक है, क्या देती है सरकार इसमें से पूछेगा, क्या देती है सरकार? तो तब आप बता देंगे कि सर 6,000 रुपये प्रतिवर्ष देती है। क्या एक बार में दे देती है? तो आप कहेंगे सर नहीं, ये 3 किस्तों में देती है, यानी कि 3 बार में देते हैं 2,000 रुपये,
फिर से 2000 रुपीज़ और फिर से 2000 रुपीज़, ऐसे करके आपको 6000 रुपये मिलते हैं। क्या करते हैं, सरकार के यहाँ से कोई आता है आपके घर देने के लिए? जी नहीं। DBT, DBT यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, अकाउंट में आपके आता है। बिचौलियों का काम खत्म हो गया। पहले जब राजीव गांधी की सरकार थी तब राजीव गांधी ने एक बार बोला था कि जब हम 1 रुपये हम दिल्ली से पहुंचाते हैं तो उनमें से केवल 10 पैसे ही वहां तक 10 पैसे ही पहुंच पाते हैं, क्योंकि बीच में बहुत सारे लोग होते हैं जो बिचौलियों के फॉर्म में वो सारे के सारे पैसे को खा लेते हैं, करप्शन कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन अभी ऐसा नहीं होता है। सरकार अगर 6000 रुपये भेज रही तो 6000 रुपये आपके अकाउंट में यहाँ पे आते हैं। ठीक है, अब आप मुझे बताइए कि इसका क्या असर पड़ा। ठीक है, MPPSC में ऐसे ही पूछे जाते हैं। ठीक है, इम्पैक्ट क्या पड़ा। पहले तो आप याद रखना कि सर ये 20वीं किस्त अभी तक जारी हो चुकी है। वैसे ही थोड़ा सा मैं इसको और चेक कर लूँगा, वैसे 20वीं किस्तें अभी तक जारी हो चुकी है। ठीक है, कितना पैसा सरकार अभी तक बांट चुकी है? 2.8 लाख करोड़ रुपए, इतना सरकार बांट चुकी है। लगभग मोटा मोटा एक आइडिया कि कितने किसानों को अभी तक इससे लाभ हुआ है, तो 11 करोड़ किसानों को इससे लाभ हुआ है। ठीक है, याद रखना, जैसे ये पैसा मिलता है तो किसान की बहुत सारी ज़रूरतें, इससे भले छोटा सा अमाउंट है 6000 रुपये, लेकिन फिर भी काफ़ी है ये। इससे वो तुरंत वो अपना खाद लेके आ सकते हैं, फर्टिलाइज़र लेके आ सकते हैं, है ना। और ट्रैक्टर से जो जुताई करते हैं उसके लिए वो डीजल इससे अरेंज कर सकते हैं। काफ़ी सारे काम रहते हैं जिनमें वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो इतना आप याद रखना। यही सारी की सारी चीज़ें देखो यहाँ पे लिखी हुई हैं। ठीक है, कितना? 6000 रुपये 3 किस्तों में मिलता है। DBT के माध्यम से, ऑनलाइन पंजीकरण के माध्यम से मिलता है, यानी कि खेती के आपके पास पूरे जो कागज़ होते हैं उनको आधार के साथ लिंक करके और आपको ये फॉर्म भरना रहता है। ठीक है, उसके अलावा याद रखना मेरे भाई, भी पूछ सकता है कि ये पैसा कौन देता है, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट। तब आप बोलेंगे पूरा का पूरा फंड जो है केंद्र देता है। ठीक है, ये भी चीज़ याद रखेंगे। चलिए, अच्छा एक चीज़ और मुझे बताइए, क्या इसका कोई क्रिटिसिज्म नहीं है, इसकी कोई कमी नहीं है? हाँ, तो बिल्कुल इसकी कमियां भी हैं कई सारी। छोटे छोटे 2 पॉइंट्स आपको बता देता हूँ। आप याद रखना, देश में सभी लोगों के पास तो भूमि होती नहीं है, तो सबके पास भूमि नहीं है, लेकिन फिर भी किसानी तो वो भी कर रहा है जिसके पास भूमि नहीं है। तो वो क्या करता है, टेनेंट है, वो किराए से भूमि लेकर के करता है। तो याद रखना, जो किराएदार है उसको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन जिसकी भूमि है उसको ये जो PM किसान सम्मान निधि है ये उसको प्राप्त हो जाती है। तो कहने का मेरा मतलब है कि जो बटाईदार होगा, जो टेनेंट फार्मर होगा, उसको यहाँ पे कोई लाभ इससे नहीं मिलता है। चलिए, एक क्रिटिसिज्म तो ये हो गया। आप बोलेंगे सर क्या केवल यही है? तो ऐसा नहीं है। एक और इसका क्रिटिसिज्म आप बता सकते हो, कई राज्य ऐसे हैं जहाँ पे अभी तक भूमि के अभिलेख नहीं है। भूमि अभिलेख का मतलब होता है मेरे भाई लैंड रिकॉर्ड। लैंड रिकॉर्ड्स को अच्छे से मेंटेन नहीं किया गया है। तो अब जिन लोगों का लैंड रिकॉर्ड अच्छे से मेंटेन नहीं है तो किसान के पास भी लैंड रिकॉर्ड नहीं होगा। तो सीधी सी बात है, लैंड रिकॉर्ड को जब तक आधार से अपडेट नहीं कराएंगे तब तक आपको ये DBT के माध्यम से आपको पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब उन लोगों को भी नहीं मिलेगा फ़ायदा। चलिए, तो पहला तो हमारा ये हो गया। इसके लिए हमारी ईयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। 6000 रुपये की 3 किस्तें, ये जरूर याद रखना। केंद्र सरकार पूरा इसका फंड देती है, ये भी चीज़ याद रखना। ठीक है, चलिए, तो सेकंड हमारा पॉइंट है, सेकंड हमारी स्कीम है जिसका नाम है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ठीक है, PMFBY। कब शुरू हुई? 2016 में। बिल्कुल याद रखना, इसको भूलना मत। क्यों जरूरी है? फिर से अगेन वही, इस कि हमारे भारत में जो भी किसानी होती है, जो भी एग्रीकल्चर होती है, वो मानसून पे डिपेंड ज़्यादा रहती है। ठीक है, यानी कहने का मेरा मतलब है, अगर रेन अच्छे से हुई तो अच्छी फसल होगी। अगर रेन में ज़रा सी भी कोई गिरावट आती है, कम हुई तो खेती भी कम होगी, और अगर ज़्यादा हुई तो बाढ़ आ जाएगी, उससे भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि मानसून पे डिपेंड हमारी खेती यहाँ पे इंडिया में रहती है। हर साल लाखों हेक्टेयर जो क्रॉप है उसका लॉस हो जाता है। ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये है। इसके अलावा कीट पतंगे, रोग, फसल कीट पतंगे, बाकी रोग भी आ जाते हैं बहुत सारे। तो इन सब चीज़ों से बचाने के लिए। ठीक है, चलिए, आपसे पूछेगा कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, तो याद रखना नेचुरल कैलेमिटीज़ हैं और पेस्ट डिसीज़ हैं। ठीक है, इनसे सुरक्षा करने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव, एक छोटा सा, एक क्या है मेरे भाई, एक छोटा, एक सस्ता सा एक फसल का बीमा है ये। ठीक है, तो इसको आप याद रखें, पहली चीज़। चलिए, सेकंड नंबर का क्या है, किस किस के लिए कितना है यहाँ पे। तो कुछ यहाँ पे स्लैब्स हैं, वो स्लैब्स आप याद रखना। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको कुछ यहाँ पे स्लैब्स बता देता हूँ। आपसे पूछ सकता है कि ये जो PMFBY है, इसमें जो खरीफ की फसल है उनके लिए कुछ अलग है, वो कितना है, तो 2% प्रीमियम है। और रबी की जो फसल है उसके लिए याद रखना 1.5% का प्रीमियम है। ठीक है, अच्छा, और इसके अलावा जो कमर्शियल फसल रहती है, जिनको मैंने बताया आपको क्रॉप कहते हैं। ठीक है, उनके लिए जैसे कमर्शियल क्रॉप अगर पूछ ले आपसे, तब आप बोलना 5% प्रीमियम इसमें
आपको मिल। बाकी आपसे ये भी पूछ सकता है कि ये जो सब्सिडी है मेरे भाई या फिर ये जो बीमा है ये कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही मिलके इसको चलाती हैं, ठीक है, इतना याद रखना। चलिए थोड़ी सी चीज़ें और बता देता हूँ कि 2024 तक 40 करोड़ जो किसान हैं वो इसमें एनरोल कर चुके हैं और अभी तक ऐसा कहा जाता है कि 1.83 लाख करोड़ इतना जो है क्लेम कर चुके हैं लोग, इतना लोगों को पैसा मिल चुका है ना। इसके भी कुछ क्रिटिसिज्म है, इसकी भी कुछ परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं, जैसे कि इंश्योरेंस कंपनियों का मुनाफा तो इसमें खूब होता है क्योंकि उनको खूब प्रीमियम मिलता है, किसान प्रीमियम भरता है इसमें, लेकिन ये प्रीमियम किसान नहीं भरता है, सरकारें भरती हैं उसके बिहाफ पे, ठीक है। इसके अलावा याद रखना जब कोई नुकसान होता है तो किसान जब क्लेम करने जाता है तो वो पता चले एक एक दो दो साल बाद जाके मिलता है वो, है ना। कभी कभी तो रिजेक्ट भी हो जाता है, नहीं मिल पाता, किसान इतने चक्कर लगा नहीं पाता है वहाँ पे, ठीक है। बाकी जो क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट होते हैं उसकी ट्रांसपेरेंसी पे भी मेरे भाई सवाल है, इतना आप याद रखना मेरे भाई। बाकी इन सब चीज़ों को आप पढ़ लेना, इनका जो मेन जो क्रंच है वो मैं आपको बताता जा रहा हूँ। थर्ड हमारी स्कीम है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, PMKSY, ऐसे याद रखना। कब आया मेरे भाई? 2015 में। चलिए इसको भी समझते हैं क्या है इसका। पहले तो आप एक नारा याद रखना, हर खेत को पानी, ठीक है। इंग्लिश में इसको बोला गया था पर ड्रॉप मोर क्रॉप, ठीक है। पूछ सकता है आपसे कि हर खेत को पानी या फिर पर ड्रॉप मोर क्रॉप ये किस स्कीम का नारा है या स्लोगन है, ठीक है। तो आप याद रखना PMKSY प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो 2015 में आई उसका ये नारा है, ठीक है मेरे भाई। चलो उद्देश्य क्या है इसका? इसका उद्देश्य है माइक्रो इरिगेशन, माइक्रो इरिगेशन यानी कि सूक्ष्म सिंचाई करना। अब सूक्ष्म सिंचाई कैसे? देखो एक तो होता है सीधा जो पाइप होता है, पाइपलाइन को डाल देते हैं सीधा सीधा और फिर पूरे में पानी चलता है। देखो ये हो गया तुम्हारा पूरा फील्ड, ठीक है। इसमें पूरा एक तरफ से पानी डालो और पूरे को इसको भर डालो, एक तो ये होता है तरीका। इसमें पानी की जो फसल, जो पानी की जो वेस्टेज है वो बहुत ज़्यादा होती है। एक दूसरा तरीका ये मेरे भाई कि जैसे ये आपका लैंड है, ये एरिया है, ठीक है। अब इसमें यहाँ इस तरह से फसल है, ठीक है। तो हम क्या करें, छोटी छोटी पाइपलाइंस यहाँ पे डाल दें जिनमें ऊपर स्प्रिंकल लगे रहते हैं, जिनसे फसलों के जो जहाँ जहाँ इसमें प्लांटेशन है पूरे खेत में आपके, केवल उसी के ऊपर जाके पानी गिरेगा। इसको हम ड्रिपिंग सिस्टम या स्प्रिंकल सिस्टम इसको कहते हैं, इसी को हम माइक्रो इरिगेशन कहते हैं। इससे पानी की बचत होती है, तो कहीं ना कहीं पानी की बचत होगी तो किसान को इससे फ़ायदा होगा, ठीक है। ये तो करना ही है। इसका एक और एम है, वो है मेरे भाई वाटर शेड डेवलपमेंट। जो भी पानी कहीं पे है बीच में कहीं तालाब वालाब खोद खाद के उस पानी को भी हम संचय करके स्टोर करके रखें, ये भी चीज़ याद रखना, ठीक है। क्या इम्पैक्ट पड़ा है इसका अभी तक, क्या इम्पैक्ट पड़ा है ये बताओ। याद रखना लाखों हेक्टेयर भूमि पे एफिशिएंट इरिगेशन होने लगा है। पहले जहाँ पे खेती नहीं होती थी, पानी नहीं होता था, कम पानी की वजह से वो फसलें नहीं हो पाती थी, तो लाखों हेक्टेयर भूमि जो है अब खेती में आ गई है, ठीक है मेरे भाई, इसको याद रखना। बाकी जैसे ड्रॉट प्रॉन एरिया रहते हैं, ड्रॉट प्रॉन का मतलब होता है बहुत सूखे से ग्रस्त होता है, जैसे MP में भी है, राजस्थान में भी है, उनमें याद रखना मेरे भाई एक गेम चेंजर परियोजना है ये वाली, ठीक है, ये आप याद रखना। ये PDMC का मतलब है पर ड्रॉप मोर क्रॉप, है ना, इससे परेशान मत हो जाना। चलिए तो ये सारी की सारी चीज़ें होगी मेरे भाई। इसको बाकी सारी चीज़ें आप मैं कह रहा हूँ लाइन टू लाइन आप पढ़ना, लेकिन मैं आपको सारी ये जो योजनाएं हैं इनका एक जो 2-3 लाइन में जो क्रंच है मैं वो आपको देने की कोशिश में है, इसका वो मैं आपको पूरा का पूरा देने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें लाइन टू लाइन आप पढ़ना। चलिए तो फोर्थ हमारी है PM कुसुम, जिसका नाम है प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, ठीक है। ये 2019 में लॉन्च हुई है। पहली चीज़ तो आप ये याद रखेंगे, ठीक है। क्या करती है याद रखना, सोलराइजेशन ऑफ पंप। इसको समझो पहले थोड़ा सा, एक है किसान A और एक है किसान B, ठीक है। ये किसान क्या है, भोला है, इसको कुछ पता नहीं है। PM कुसुम जो परियोजना चल रही है इसको इसके बारे में पता नहीं है। इसके यहाँ पे एक पंप लगा हुआ है, ठीक है, और जो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, ठीक है। अब इससे पानी आता है और पानी से ये फील्ड में अपनी खेती करता है, एग्रीकल्चर करता है। अब जितना ये पानी खर्च करेगा उतना इलेक्ट्रिसिटी का इसके पास बिल आएगा और ये इसका खर्चा बढ़ेगा। एक किसान B है जो थोड़ा स्मार्ट है, इसको PM कुसुम परियोजना के बारे में पता है, ठीक है। इसने क्या किया, पंप तो लगवाया है लेकिन उसको सोलर से कनेक्ट करवा दिया, जो कि सोलर से ही कनेक्ट ये वाली हमारी योजना है। अब सोलर से कनेक्ट करवा दिया इसका, और ये इलेक्ट्रिसिटी से भी कनेक्ट है, याद रखना, ठीक है। हटा नहीं इलेक्ट्रिसिटी का, ये भी इससे कनेक्ट है। अब ये क्या होगा, ये सोलर क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी बनाएगा, प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। जैसे मान के चलते हैं इसने इलेक्ट्रिसिटी खर्च की 100 यूनिट, ठीक है, और इसने बना दी 120 यूनिट। किसने बनाई है,
सोलर ने, ठीक है, सोलर प्लेट्स ने। तो इसकी 100 यूनिट लाइट जो है, जो इलेक्ट्रिसिटी आई इसकी, वो तो इसकी फ्री हो गई। इसके पास 20 यूनिट्स और बचे। ये क्या होगा मेरे भाई, एक कंपनी है डिस्कॉम, इसको खरीद लेती है, ठीक है, और ख़रीद के इसको किसान को सब्सिडी इसकी मिलती है, यानी कि एडिशनल एक इनकम का ये तरीका है। तो ये वाला जो किसान है स्मार्ट है। तो यही सारी चीज़ें हम इस परियोजना में पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलो, इम्पैक्ट इसका क्या क्या पड़ा है। बहुत सारे पहले पंप थे जो डीजल से चलते थे, उनसे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता था, वो ख़त्म हो गए। इसके अलावा मेरे भाई बहुत सारे पंप जो किसान का जो पहले एक्स्ट्रा खर्चा होता था इलेक्ट्रिसिटी से, वो भी इससे अब कम हो गया, ठीक है। बाकी रिन्यूएबल एनर्जी एडॉप्शन रूरल लेवल पे अब होने का, देखिए चलिए, सरकार का, पूरी दुनिया का इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान है कि हम रिन्यूएबल जो एनर्जी है उसका हम यूज़ करें, ठीक है। अब जो रिन्यूएबल एनर्जी है ये गाँव में पहले रूरल में नहीं जा रही थी, लेकिन अब ये पंप के माध्यम से अब रूरल में भी इसको एक्सेप्ट किया जा रहा है, ठीक है मेरे भाई। तो ये आप याद रखना, बाकी इन सब चीज़ों को आप याद रखना, इनको एक बार पढ़ लेना, ठीक है। तो हमारी 5th नंबर की है जिसका नाम है ई नाम। ई नाम का मतलब है, ई नाम है ना, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। ये 2016 में, याद रखना, स्टार्ट होती है ये, ठीक है। चलिए, सबसे पहले मेरी बात, समस्या इसकी क्या थी, सबसे पहले इसको क्यों किया गया शुरू। पहले हमारे यहाँ पे हमारे सामने एक समस्या थी, एक प्रॉब्लम थी। वो क्या था, ये था फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन किस चीज़ का, मंडियों का। किसान ने जो भी उगाया उसको कहाँ लेके जाएगा, बाज़ार में लेके जाएगा। बाज़ार में मंडियाँ होंगी, वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं जो इसको खरीदते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता था, जैसे एग्जांपल के लिए मैंने आपको पहले बताया था, एक मंडी मुरैना में है और एक ग्वालियर में है। इसको कहीं और का भी ले सकते हैं, बट क्योंकि हम ग्वालियर से हैं तो ग्वालियर का ही हम ज़्यादा लेते हैं, मुरैना और ग्वालियर। तो याद रखना, मुरैना में वो जो गेहूँ है वो 20 रुपी पर केजी है, और यहाँ पे 25 रुपीज़ पर केजी यहाँ पे जा रहा है, ठीक है। अब किसान यहाँ बेचना चाहता है, लेकिन क्या होता था, इस मंडी से यहाँ तक नहीं, पता चले ये यहाँ से जब तक ग्वालियर लेके जाए मुरैना से, तब तक यहाँ पे जिन लोगों को लेना था उनकी जो कैपेसिटी थी लेने की वो ख़त्म हो गई। तो अब ये क्या करता है किसान, इसके माध्यम से, ये एक एप्लीकेशन है, एक वेबसाइट है, जहाँ पे जाके अपने आप को रजिस्टर कर देता है, और जाके वो ग्वालियर की मंडी का जो भाव होता है उसमें वो खुद को बेच देता है। तो इससे क्या हो गया मेरे भाई, वन नेशन, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इससे वन नेशन वन मार्केट हो गया। अब क्या होगा कि सारे के सारे मुरैना वाले लोग होंगे, कहाँ पहुँच जाएंगे, ग्वालियर पहुँच जाएंगे। तो मुरैना में अनाज की कमी हो जाएगी, तो फिर मुरैना वाले भी क्या करेंगे, सेम रेट जो 25 रुपीज़ पर केजी ग्वालियर में होगा वही मुरैना में भी देने लग जाएंगे। तो इससे ये फ़ायदा किसानों को होने लगा, ठीक है मेरे भाई। चलो, अब आप बोलोगे कि सर इससे कोई और भी अभी तक इम्पैक्ट हुआ है क्या, तो इसका 2024 तक क्या इम्पैक्ट पड़ा है उसके बारे में थोड़ा सा आपको डेटा बताता हूँ। मंडियाँ पहले लिंक नहीं थी, जो लिंक हो गई, कितनी, 1522 बड़ी बड़ी मंडियाँ इनसे लिंक हो गई, ठीक है। चलो, आपसे पूछेगा कोई कि सर इसके माध्यम से जो ट्रेड होता है, लोग खरीदते हैं, बेचते हैं, लगभग एक मोटा मोटा आइडिया कितने का कर दिया। तो याद रखना, जब से ये इनाम परियोजना आई है 4.4 लाख करोड़ इतने का ट्रेड यहाँ से हो चुका है, ठीक है मेरे भाई, याद रखना। इसके अलावा ये एक चीज़ और याद रखना, 1.79 करोड़ किसान, इतने किसान जो इससे जुड़ चुके हैं। लेकिन याद रखना, इसके सारे फायदे ही नहीं है, इसका एक नुकसान भी है। नुकसान ये है कि सबसे पहला है डिजिटल डिवाइड। ये क्या होता है, जिसने कंप्यूटर पढ़ा होगा उसमें वो जानता होगा। डिजिटल डिवाइड का मतलब होता है ऐसे लोग जिनको कंप्यूटर, इंटरनेट और ये डिजिटल चीज़ें हैं उनकी एक को जानकारी होना और एक को ना होना, इन दोनों के बीच का जो गैप है उसी को हम डिजिटल गैप कहते हैं, ठीक है। तो याद रखना, बहुत सारे लोग हैं इन सब पक्षों में नहीं पढ़ना चाहते हैं, और पढ़ना इसलिए नहीं चाहते हैं कि उनको ये सारी चीज़ें पता नहीं होती है, उनको जानकारी नहीं होती है, उनको इस चीज़ की ट्रेनिंग नहीं मिली होती है, ठीक है मेरे भाई। हालांकि ऐसा अब कम है, हर घर में कोई ना कोई पढ़ा लिखा होता ही है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। चलिए, ये हो गया। चलिए, तो 6 नंबर की हमारी स्कीम है RKVY। इसको शॉर्ट में बोलते हैं रफ्तार। रफ्तार का यहाँ पे फुल फॉर्म हो जाएगा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, रिम्यूनरेटिव अप्रोचेस। ठीक है, याद रखना 2017 में ये लॉन्च होती है। चलिए, इसके बाद अब इसमें थोड़ा सा पढ़ते हैं। सबसे पहले इसमें फोकस किस चीज़ पे किया गया, तो याद रखना, एग्री यानी कि एग्रीकल्चर और एंटरप्रेन्योरशिप। शॉर्ट में लिख दूं क्या, चलो पूरे लिख देता हूँ, एंटरप्रेन्योरशिप प्लस स्टार्टअप। स्टार्टअप से इंक्यूबेशन रहते हैं वो, यानी छोटे छोटे सेंटर्स। चलिए, अब मैं समझाता हूँ कैसे। एग्रीकल्चर प्लस एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या होता है, उद्यमिता, ठीक है। एग्रीकल्चर मतलब कृषि, और स्टार्टअप आपने देखिए, अब मैं समझाता हूँ पहले। जैसे कोई ए व्यक्ति है, ठीक
ठीक है, वो केवल खेती करता है। एक बी व्यक्ति है, बी क्या करेगा, एग्रीकल्चर भी कर रहा है, इसके अलावा उद्यमिता भी कर रहा है। जैसे एग्जांपल के लिए मान के चलते हैं कि जैसे ये सरसों करते हैं, ठीक है, ये क्या करता है, एग्रीकल्चर सरसों उगाता है, सरसों को सीधा मंडी में बेच के आ जाता है। लेकिन बी थोड़ा सा स्मार्ट है, ये क्या करता है, एग्रीकल्चर में सरसों ये भी उगाता है, लेकिन इस सरसों को वो देखता है कि सरसों तो सस्ती जाती है लेकिन सरसों का जो ऑयल होता है वो महंगा जाता है। तो ये क्या करेगा मेरे भाई, एंटरप्रेन्योरशिप उसमें ऐड करके इसका ऑयल निकालेगा और ऑयल फिर जा करके सीधा ऑयल जो कंपनीज रहती हैं उनको जाके सेल कर देता है। ठीक है मेरे भाई, ये चीज़ होगी। अब तीसरी चीज़ हम लेके चलते हैं, इस एक है सी व्यक्ति, ये क्या करता है, एग्रीकल्चर भी कर रहा है, एंटरप्रेन्योरशिप, तेल भी निकाल रहा है, लेकिन ये वहाँ तेल कंपनी को न लेके जाके खुद का स्टार्टअप बना रहा है, खुद की एक दुकान बना रहा है, उसको एक नाम दे रहा है, उस नाम से अपने लोकल मार्केट में उस तेल को सेल कर रहा है कि देखिए मैं एकदम प्योर लेकर आपके पास आ रहा हूँ और जो महंगी कंपनी जो कंपनियाँ महंगा ऑयल आपको देती हैं मैं आपको सस्ता बेच रहा हूँ। समझ में आ रहा है ना मेरे भाई कि किसान को तीनों चीज़ें में, एग्रीकल्चर, एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप, इन दोनों को खेती के साथ अलाइन कर देना। समझ में आ रहा है ना, ये इस योजना का सीधा एक तरीका है, ये इसका पूरा का पूरा एक एम है। समझ में आ रहा है ना, यानी कि इनोवेशन भी लेके आना है, स्टार्टअप भी, वैल्यू चेन, और इसके अलावा आपको ये पता ही है कि इसके लिए हमें क्या क्या करना, मार्केट डेवलपमेंट भी होनी पड़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाना पड़ेगा। ये सारी की सारी चीज़ों के लिए इसको लेकर के आया गया है। ठीक है मेरे भाई, चलो ठीक है, चलिए। और याद रखना मेरे भाई, जब ये आ गया तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। अब देखिए कोल्ड स्टोरेज बहुत सारे बनने लग गए, जो पहले मान के चलिए किसी को जैसे मान के चलिए एग्रीकल्चर में आपने अपने वेजिटेबल या फिर फ्रूट्स पहले आप उगाते थे, तो आपको पता है कि इनको अगर मैं अपने घर पे रखूँगा, मंडी में आप लेकर के जाएंगे, वहाँ पे जितने सेल आउट हो गए उतने ठीक है, जब सेल आउट नहीं हो पाएंगे तो आप उनको घर लेकर के आएंगे तो वो ख़राब हो जाएंगे 2-3 दिन में। तो और आप जानते हो कि आप अगर आप इनको सेफ रखना चाहते हो तो बहुत दूर आपके कोल्ड स्टोरेज है ना, लेकिन आप वहाँ जाते नहीं थे क्योंकि वो आपको कॉस्टली पड़ता था। अब ये क्या होने लगा है कि डिस्ट्रिक्ट्स के लेवल पे, ब्लॉक के लेवल पे बड़े बड़े जो है कोल्ड स्टोरेज बनने लग गए हैं। ठीक है मेरे भाई, इसके अलावा एग्रो जो प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, खाद्य प्रसंस्करण के जो यूनिट्स हैं वो भी लगने लग गए हैं, और यूथ भी अब धीरे धीरे एग्रीकल्चर की तरफ जो अपना मुंह कर रहा है। क्यों कर रहा है यूथ, क्या है, दो प्रकार का है। एक तो वो है जो इसको एज अ अपॉर्चुनिटी लेके और इसको एग्रीकल्चर को अपना कैरियर बना रहा है। एक वो है बेचारा जो तैयारी कर रहा है, उसके या तो फॉर्म्स नहीं आते, फॉर्म्स आते हैं तो उसके एग्ज़ाम्स नहीं होते, एग्ज़ाम्स हो जाते हैं तो उसका रिजल्ट नहीं आता, पेपर लीक हो जाता है, वैकेंसी धीरे धीरे ड्रॉप होती जा रही है ना, रिजल्ट 4-5 साल बाद आता है। तो अब वो बेचारा क्या करेगा, सीधा जाके अपने घर के फैमिली बिजनेस को ज्वाइन कर लेता है। उसके पिताजी जो खेती करते थे वही खेती वो करने लगा है। ठीक है, चलो ये छोड़ो, हम 7वें नंबर की स्कीम पे चलते हैं, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट्स ऑफ हॉर्टिकल्चर, MIDH। ठीक है मेरे भाई, 2014 से ये चल रही है। इसका अगर आपसे ऑब्जेक्टिव पूछे तो याद रखना हॉर्टिकल्चर, ये याद रखना एग्रीकल्चर से रिलेटेड डायरेक्टली नहीं है, ये हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड है। हॉर्टिकल्चर में मैं आपको पहले बता चुका हूँ, फ्रूट्स, वेजिटेबल, स्पाइसेस है ना, फ्लावर्स और मेडिकल जो यूज़ के जो प्लांट्स रहते हैं वो लगाए जाते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो हॉर्टिकल्चर वाली जो क्रॉप्स हैं, एक तो उनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना इसका ऑब्जेक्टिव है, दूसरा इसकी वैल्यू एडिशन इसमें करना। ठीक है, इसको और ज़्यादा यूजफुल बनाना, पहली चीज़ ये। ठीक है, इसके अलावा इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा है मेरे भाई, ये जो फार्मिंग है पहले प्रोटेक्टेड नहीं थी, अब ये प्रोटेक्टेड हो गई, लोग करने लगे। इसके अलावा मेडिकल जो प्लांट्स हैं अब वो क्या होने लगा, धीरे धीरे आपने देखा होगा कि लोग आयुर्वेद की तरफ, मेडिकल जो प्लांट्स हैं उनकी तरफ ज़्यादा जाने लगे हैं, जो इंग्लिश दवाइयाँ हैं उनके बजाय। तो ये चीज़ें याद रखें, ये इसका इम्पैक्ट है। ठीक है, चलो केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर इसको चलाती है, ये आप याद रखना। चलिए, तो नेक्स्ट हमारी 8 नंबर की नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, NFSM 2007 में ये आया। इसको तो हम यूनिट नंबर 2 में भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है मेरे भाई, चलो याद रखना इसमें कि पहले केवल इसमें राइस, वीट और पल्सेस ये इसमें ऐड होते थे। ठीक है, लेकिन अब याद रखना ये तो हैं ही, इसके अलावा इसमें जो न्यूट्रिशनल जो बेस्ड फूड्स रहते हैं वो, और प्लस मिलेट्स, इनको भी इसमें ऐड कर दिया गया है। ठीक है, ये आप याद रखना। इनको क्या करना है मेरे भाई, इनका प्रोडक्शन अच्छे से हो, इसके अलावा इनका रिस्टोरेशन अच्छे से हो, इनकी सॉइल की फर्टिलिटी चेक की जाए और प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ाया जाना है उन सब चीज़ों पे ध्यान देना है। ठीक है मेरे भाई, इसके अलावा लोगों को इम्प्रूव्ड सीड्स देना,
माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में बताना है ना, कैसे भी करके, और बाकी इसके बाद मैकेनाइजेशन सपोर्ट देना, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ प्लॉट्स, ये सारी की सारी चीज़ें करना, सारा का सारा इसका एक एम है। ठीक है मेरे भाई, चलो तो हमारा 9th नंबर की है जिसका नाम है सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम 2015। सबसे पहले तो याद रखना, आपसे पहला सवाल यहाँ से पूछा जा सकता है कि कब आई है, तो 2015 में आई। आपसे पूछा जा सकता है कि अब तक कितने लोगों को जो है ये कार्ड वितरित किए जा चुके हैं सॉइल हेल्थ के, तो याद रखना 25 करोड़ लोगों को अभी तक ये कार्ड दिए जा चुके हैं। ठीक है मेरे भाई, और याद रखना बैलेंस, अब देखो सॉइल का आपको हेल्थ ही नहीं पता, आपको ये नहीं पता कि आपकी सॉइल में किस चीज़ की कमी है, इसमें पोटास की कमी है, कैल्शियम की कमी है, या किस चीज़ की इसमें कमी है, और आप डायरेक्टली वो डालते जा रहे हो। इसलिए आप क्या करते हो, सॉइल को पहले आपके यहाँ डिस्ट्रिक्ट में या फिर आपके जो कैपिटल लेवल की जो सिटी है उसमें जा करके आप पहले वो जा करके आप देते हो अपना सैंपल में आपको बताया जाता है किस चीज़ को आपको डालना है। इससे क्या होता है मेरे भाई, आपका जो फर्टिलाइज़र है वो आप बैलेंस तरीके से डालते हो। आपको पता चल जाता है कि ये सारी की सारी चीज़ें आँख बंद करके मुझे नहीं डालना है, मुझे प्रॉपर तरीके से क्या क्या डालना है उसके बारे में आपको जानकारी मिल जाती है। ठीक है मेरे भाई, अब क्या होगा, जब बैलेंस तरीके से डालोगे तो आपको बचत भी होगी लागत में, ठीक है, बेहतर फसल होगी, और आपको कम फर्टिलाइजर की वजह से आप एक बहुत बड़ा एहसान कर रहे होगे कि आप जो पर्यावरण है उसको नुकसान नहीं पहुंचा रहे होगे। ठीक है, चलो 10th नंबर की है हमारी जिसका नाम है PKVY, यानी कि परंपरागत कृषि विकास योजना। ठीक है, इसको याद रखना मेरे भाई, सबसे पहले तो ऑर्गेनिक तरीके से खेती को करना, ये काम ये करता है। चलो फिर से बता देता हूँ कैसे। ऑर्गेनिक क्लस्टर्स बनाना, क्लस्टर्स यानी कि ऑर्गेनिक पहले खाद की व्यवस्था करना, उसको स्टोर करना, उसको ट्रांसपोर्टेशन करना, किसान तक पहुंचाना, ये सारी चीज़। इसके अलावा PGS एक सर्टिफिकेट रहता है वो प्रोवाइड भी करवाना। ठीक है, अब कोई भी आपको आके टिका दे, बोल देगा कि अरे सर मैंने तो इसको नेचुरल खाद से बनाया है, ये तो मेरा ऑर्गेनिक खाद से मैंने इसको मतलब फसल को उगाया है, तो याद रखना उन सब चीज़ों को एक ये PGS सर्टिफिकेट दिया जाता है, ये वाली चीज़। ठीक है, तो ये आप याद रखना मेरे भाई। इसके अलावा आपसे एक सवाल यहाँ पे पूछ सकता है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के जो हब हैं वो कौन सा स्टेट है, तो सिक्किम को याद रखना मेरे भाई, सबसे नंबर 1 पे है, और इसी से प्रेरणा लेके हमारा प्यारा मध्य प्रदेश भी आगे धीरे धीरे नन्हे कदमों से बढ़ रहा है। चलिए, ये तो हमने पढ़ लिया अभी तक केंद्र द्वारा संचालित। अब हम आते हैं थोड़ा मध्य प्रदेश से रिलेटेड, ये MP वाला फोकस्ड है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे आ जाते हैं हम। सबसे पहले शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको, मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना। ठीक है, इसको याद रखना 2017-18 में ये लॉन्च हुई थी। इसका मेन सबसे बड़ा काम है मेरे भाई, जो युवा किसान हैं आपके जैसे, हमारे जैसे, इन किसानों को लोन देना, ठीक है, या फिर सब्सिडी देना। इसके लिए आपसे पात्रता पूछ सकता है, ये सुपर इंपॉर्टेंट है, याद रखना है ना। इससे कौन कौन इसके लिए पात्र होते हैं, तो 18 से 45 वर्ष ये उसकी एज होनी चाहिए, उसको मिल जाएगा ये। ठीक है मेरे भाई, याद रखना। बाकी MP ऑनलाइन पोर्टल वगैरह ये सारी चीज़ें हमारे काम की नहीं है, केवल 18 से 45 वर्ष, ये याद रखना। सेकेंड है हमारी भावांतर भुगतान योजना, मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना, ये 2017 अक्टूबर में ये लॉन्च होती है, इसको आप याद रखना। इसको मेरे भाई आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, MSP जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होती है उसके और बाजार के भाव के अंतर को भरना। देखो मैं आपको बताऊं मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होती है। जैसे मान के चलिए आपने आलू की फसल की, ठीक है, अब जैसे मान के चलते हैं 1 kg जो आलू है इसको प्रॉपर उगाने में, पैकेटिंग करने में मान के चलते हैं आपको 8 रुपये का खर्चा आया। ठीक है, यानी इतना तो आपका खर्चा ही खर्चा है। अब आप चाहते हो कि इस पर 2 रुपीज़ आपको मिल जाए, ठीक है, यानी आप इसको 10 रुपीज़ में सेल करना चाहते हो। लेकिन जैसे ही आप इसको मार्केट में या मंडियों में लेके गए तो वहाँ आपको पता चला 5 रुपये किलो आपकी इसकी कीमत लगाई जा रही है। समझ में आ रहा है ना मेरी बात? तो याद रखना मेरे भाई, तो आपको वहाँ मंडियों में जाने की ज़रूरत नहीं है। MSP पे आप सरकारी जो मंडियाँ रहती हैं वहाँ पे जाके आप इनको बेच सकते हो। तो वो MSP रहती है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी कि जितनी खर्चा आपका हुआ है वो, और थोड़ा सा आपको सपोर्ट सरकार दे दे कि चलिए ठीक है भैया 2 रुपये तो नहीं, कम से कम 1 रुपये यानी कि 9 रुपये में हम आपसे खरीद लेते हैं। ठीक है, तो याद रखना प्राइवेट सेक्टर्स में जो लोग खरीदते हैं मंडियों में, एक तो वो और दूसरे MSP, इन दोनों के बीच के अंतर को, गैप को कम करना, इसका मेन इसका काम रहता है। ठीक है, ये आप याद रखना। शुरुआत में केवल याद रखना मेरे भाई, ये जो थे केवल जो ऑयल सीड्स होते थे, पल्सेस होती थी, इन्हीं को केवल मिलता था MSP पे, केवल इसी को इसमें ऐड किया गया था। ठीक है, लेकिन उसके बाद और भी चीज़ों को ऐड कर दिया गया है। ठीक है, ये हमारे ज़्यादा काम का नहीं है। आगे चलते हैं, 3rd नंबर का है मेरे भाई, जिसमें मुख्यमंत्री खेत तीर्थ योजना। ठीक है, चलिए ये शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको, ये भी मैं, ये मॉडल फार्मिंग को ट्रेनिंग सेंटर बनाना। अब देखो इस पर क्या लिखा है, खेत तीर्थ करना, खेत तीर्थ
यानी कि तीर्थ करने तो हम वहाँ जाते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा कोई डिवाइन कोई जगह होती है, मंदिर होता है, वहीं तो हम तीर्थ करने के लिए, तो उसी को हम तीर्थ बोलते हैं। वहाँ पे घूमने जाना उसी को हम तीर्थ कहते हैं। तो याद रखना, खेती के जो स्थल हैं उनको तीर्थ बना देना। और तीर्थ वो कब होगा, जब वहाँ जाके आपका कुछ अच्छा होगा, भला होगा। तो जैसे मान के चलिए कहीं पे बहुत अच्छी मॉडल वाली खेती हो रही है, वहाँ पे किसानों को विजिट कराना, ट्रेनिंग सेंटर्स के तौर पे वहाँ पे लोगों को बुलाना, वहाँ बताना कि देखिए कैसी खेती को आप और ज़्यादा अच्छा कर सकते हो, बेहतर बना सकते हो आप अपने तरीके से। ठीक है, तो यही वो सारी चीज़ें हैं, छोटे छोटे हब बना दिए जाते हैं जहाँ पे जाके लोग जाएँ। ठीक है, चलिए इसके अलावा एमपी ऑर्गेनिक फार्मिंग पॉलिसी है कि स्टेट लेवल का एक इनिशिएटिव है, बहुत ज़्यादा हमारे काम का नहीं है और थोड़ा सा मुझे लगा तो मैंने लिख दिया। 2011 याद रख लेना, एक तो ये पॉलिसी आई है। इसके अलावा इसका एक ही काम है कि एमपी को ऑर्गेनिक हब बनाना। ठीक है, आपसे सवाल ऐसे करके पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश में खेती को ऑर्गेनिक हब के रूप में बदलना ये किस पॉलिसी के तहत आया और वो पॉलिसी कब आई, तो अब आप बता देंगे एमपी ऑर्गेनिक फार्मिंग पॉलिसी है और ये 2011 में आई थी। ठीक है, चलिए एक इसके अलावा एक और है फार्म पॉन्ड्स, खेत तालाब, वाटर हार्वेस्टिंग कंपोनेंट्स, ये मध्य प्रदेश का है। ठीक है मेरे भाई, इसका एक ही काम है वाटर स्टोरेज करना, तालाब बनाना, बारिश में जो बारिश जो होती है उस बारिश के पानी को उसमें स्टोर करना, फिर उससे अपनी जो है एक फसल कम से कम ले लेना उससे। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें इसको आप याद रखना। ठीक है, और इसके अलावा अदर मेजर स्टेट की स्कीम्स हैं। अब देखिए जैसे कि एक रायथू बंधु, ये तेलंगाना की है, इसको आप याद रख लेना थोड़ा सा। एक कालिया, ठीक है, कृषक असिस्टेंस फॉर लाइवलीहुड एंड इनकम ऑगमेंटेशन, ये उड़ीसा की है 2019 में, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए उसके अलावा राजीव गांधी किसान न्याय योजना छत्तीसगढ़ 2020, बालीराज चेतना अभियान, ये महाराष्ट्र की 2016 में आई। ठीक है मेरे भाई, इनको थोड़ा सा देखो, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको, इनको इन लाइन्स को आप एक बार पढ़ लेना। चलो इसके अलावा इंपॉर्टेंट एग्जाम फैक्ट्स के रूप में मैंने यहाँ पे 35 फैक्ट्स यहाँ पे लाइन्स दी हैं, इनको आप पढ़ लेना। देखो मेरे भाई, इनमें से क्वेश्चंस आने की बहुत बहुत संभावना रहेगी, इनको आप प्रॉपर तरीके से देखो। आपसे ऐसे सवाल पूछेगा, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि ने अब तक कितनी किस्त जारी कर दी है, पहला सवाल। दूसरा पूछेगा, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में लगभग कितने किसानों को अभी तक जो है फायदा हुआ है, लाभ पहुंचा है, तब आप क्या बोलेंगे 9.7 करोड़। तीसरा सवाल क्या पूछेगा, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के द्वारा अभी तक सरकार कितने रुपए किसानों में वितरित कर चुकी है, तब आप बताएं 20.5 करोड़, 20,500 करोड़ का भुगतान अभी तक सरकार कर चुकी है। समझ में आ रहा है ना मेरे भाई, इस तरह से आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। यूनिट 5 के टॉपिक 4 में सिर्फ और सिर्फ किसानी से, खेती से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड सारी की सारी स्कीम्स आपसे पूछी है। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि पूरा का पूरा यूनिट जो 5 है, पूरा का पूरा यूनिट 5 ही आपका एग्रीकल्चर बेस्ड है। शुरुआत हमने टॉपिक 1 से टॉपिक 4 तक एग्रीकल्चर बेस्ड ही है और इसमें यहाँ पे आपसे पूछा गया है ये सब चीज़ें। ठीक है, चलिए ठीक है। अब देखो ऐसे ही फिर यहाँ से देखो पॉइंट नंबर 2 है, यहाँ से आपसे कैसे पूछेगा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसको कब शुरू किया गया, पहला सवाल। दूसरा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में अभी तक कितने दावे भुगतान किए जा चुके हैं, यानी कितने लोगों ने अभी तक यहाँ पे इसका फ़ायदा उठाया है, तब आप बोलेंगे 1.83 लाख करोड़। पूछेगा कि 2014-25 में कितने नामांकन हो चुके हैं या कितने से कितने बढ़कर हो गए हैं, तब आप बताएंगे 3.17 करोड़ से बढ़कर 4.19 करोड़ हो चुके हैं। देखो या इसमें कन्फ्यूज मत होना, यहाँ लिखा है इतना लाख, इतने लाख तो मिल चुके हैं लोगों को, लेकिन लोग इतने सारे लोग हैं जो इसमें रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, लेकिन किसी न किसी कारण से अभी तक उनको ये मिले नहीं है, लेकिन मिल जाएंगे आगे चल के। ठीक है मेरे भाई, तो ऐसे ही करके मैंने आपको यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है ये 35 यहाँ पे 1 लाइनर्स यहाँ दे दिए हैं, इनको आप एक बार पढ़ लेना। ठीक है, इसके अलावा राज्यवार तालिका यहाँ पे हर स्टेट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट है वो दे दिया है। देखो किताबों में कहीं भी चाहोगे ना मेरे भाई 150 प्लस ये ऐसी योजनाएं हैं, उनको किस किस को याद करोगे, कम से कम जितनी मैंने ऊपर कराई हैं सेंट्रल वाली और स्टेट वाली वो याद कर लें, सेंट्रल वाली और अपने मध्य प्रदेश वाली वो याद कर लेना। एक बलराम ताल योजना और है अपने यहाँ पे चलती है, जो भी मुझे याद आई, बलराम ताल योजना है ना, 2007 में ये आई है। ठीक है, और भी कुछ जो इंपॉर्टेंट होंगी वो बता दूंगा एमपी वाली, बाकी इतनी है, बस इतना याद रख लो। इसके याद रखना हर स्टेट अपने स्तर से भी योजनाएं चलाता है, तो हर स्टेट में बहुत सारी होती हैं, लेकिन उनमें से मैंने सिर्फ और सिर्फ दो मैंने आपको यहाँ पे दे दी हैं। जैसे आंध्र प्रदेश में रायथू भरोसा और YSR रायथू भरोसा, आपसे पूछेगा रायथू भरोसा किस स्टेट से रिलेटेड, ऐसे पूछ सकता है। ठीक है, चलिए इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, इन सब की दे दी है। याद रखना मेरे भाई, ये सिर्फ
इसलिए डाल दिया है जिससे किसी को ऐसा ना लगे कि सर ये तो डेटा बहुत कम है, सर ये तो बहुत शॉर्ट है, सर सिर्फ आपने तो यही 10-12 ही योजनाएं बताई है। तो उन लोगों के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है भर भर के, ठीक है, इनको पढ़ लेना। बाकी मैंने जितना ऊपर कराया उतना सफिशियंट है, और बाकी जब MCQs कराएंगे तो उनमें भी कुछ नई जो योजनाएं होंगी उनको इसमें ऐड कर देंगे जो सुपर इंपॉर्टेंट होंगी, ठीक है। बाकी जो मैंने ऊपर पढ़ाई हैं उनको भी मैं उसमें ऐड कर दूंगा जिससे आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। चलो इतना कर लेना, बाकी सारा ये हमारा कंप्लीट हो गया है और ये अब हमने यूनिट 5 तक कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अब हम यूनिट 6 शुरू करेंगे। अब यूनिट 5 के MCQs हम बाद में करेंगे, 6 और 5 के दोनों के एक साथ करेंगे, इसीलिए पहले हम इसका करेंगे सिलेबस कंप्लीट यूनिट से। चलो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है कर लेना।